स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड बजट 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर वित्त मंत्री गैरसैंण के विधानसभा भवन में पेश करेंगे। बजट को लेकर देहरादून की इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें। अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आज बजट पेश किया जाएगा, जहां पर त्रिवेंद्र सरकार आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा बजट। बता दें, आम जनता को इस बजट से काफी उम्मीद। करीब 59,000 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कोरोना काल में ये बजट पेश किया जा रहा है, ऐसे में अपने कार्यकाल का आखिरी बजट त्रिवेंद्र सरकार पेश करने वाली है। बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा बजट। इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीद है। कोरोना काल में ये बजट पेश किया जा रहा है, ऐसे में आम जनता को इस बजट से काफी उम्मीद है। बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। और ज्यादा जानकारी के लिए भगवान सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, आज बजट पेश किया जाएगा। कार्यकाल का इस बार आखिरी बजट है त्रिवेंद्र सरकार के, ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही है? कैसा रहने वाला है ये बजट? ठीक श्रावणी, मैं आपको आज बता दूं कि आज जो उत्तराखंड बजट जो गैरसैंण में आज बजट जो पास होगा, तो उससे सबसे महत्वपूर्ण की चीजें ये है कि क्या चीजें किन आधार पे बजट पेश होगा और क्या चीजें ऐसी चीजें होगी कि जो, क्योंकि सरकार का ये लास्ट बजट है इस साल का, इस 5 साल का कार्यकाल का जो 2022 का जो बजट पेश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार युवाओं को और जो महिलाओं को तमाम कोई ऐसी चीजें आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण की चीजें बातें हैं वहाँ पे कि क्षेत्र में जिस तरह से क्षेत्रीय वहाँ पे अपना विरोध कर रहे हैं, तो सरकार अपनी पक्ष रखना चाह रही है, विपक्ष अपना पक्ष रखना चाह रहा है, लेकिन सरकार उनको अपना पक्ष नहीं रखने दे रही है। और मेरे साथ यहाँ पे युवा कुछ है, क्या इस बार का जो बजट होगा किस आधार पे होगा? मेरे साथ यहाँ पे निखिल बिष्ट है, उनसे भी सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार का बजट किस तरह से चाहते हो आप लोग? देखिए, बजट से तो खासा हमें कुछ मतलब इन 5 सालों में तो बजट कई बार बजट आए हैं, कई बार उनमें सबको निराशाजनक बजट रहे हैं। पर इस समय तब भी हम सरकार को एक बार अपने तौर पर बताना चाहेंगे कि ये युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए खासकर वहीं पे एक तेरा गांव है गैरीसैंण में ही, वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे एक तेरा गांव है। वहाँ पे 65 साल के बुजुर्ग 3 महीने से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, केवल 6 किलोमीटर रोड के लिए। वहाँ के विधायकों के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचाए जाते हैं, पर उस गांव तक केवल रोड नहीं पहुंच पा रही। तो मैं खासा इस सरकार को जवाब देना चाहूंगा कि आप पहले अपने, जिसको आप राजधानी घोषित कर चुके हैं, वहाँ की सड़कों को दुरुस्त करें। और युवाओं को ये बजट केवल युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और आम जनमानस के लिए होना चाहिए, ना कि कुछ चंद बैठे हुए बिजनेसमैनों के लिए बजट नहीं होना चाहिए। और सरकार से मैं बस यही चाहूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि हो और ये बजट में वो युवाओं का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। एक चीज महत्वपूर्ण बात है कि आपने निकिता बिष्ट की बात करी, उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली और जहाँ पे वो रोड बन रही है, कल वहाँ पे एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो चुकी है और वो जिनको कुर्सी के सहारे से लेके आ रहा है। लेकिन क्या कहेंगे उस बेटिया के लिए? उस बेटिया ने जो सरकार को जगह, लेकिन उसकी बात सुन नहीं रही है। देखिए, आज से पहले भी ऐसा होता है। कई निकिता बिष्ट को मैं बहुत ही ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ कि जिसने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बातों को उठाने की कोशिश की है, उसे कोशिश ही किया जाएगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल मौन है। सरकार मौन है क्योंकि सरकार ने हमेशा बच्चों की, बूढ़ों की और महिलाओं की आवाज को दबाने का काम करा और कुछ नहीं करा है। निकिता ने जिस सड़क की बात करी, आज उस सड़क पे भी लोग अपने अपने श्रम दान करके इस रोड को बना रहे हैं। उस श्रम दान के चलते हुए वहाँ पे एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। वो मौत, उस पर भी प्रशासन ने कोई खासा जवाब बयान नहीं दिया है कि इसकी जवाबदारी कौन लेगा। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता भी है, उनसे मनोहर लाल पाड़ी, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि इस बार का जो बजट होगा सरकार का किस तरह का बजट होना चाहिए। तो पहले तो आपका मनोहर लाल पाड़ी जी, इंडिया न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार का बजट किस तरह का चाहिए आपको? इस बार का तो वैसे हम पिछले 20 वर्षों से इस उत्तराखंड का बजट देख रहे हैं, और पिछले 20 वर्षों में जो दोनों सरकारों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो बजट पेश किए, ये उत्तराखंड के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं हुए। और वो नागणिक बजट से कुछ हिसाब किताब उस बजट में नहीं दिखा। लेकिन इस बार का बजट, क्योंकि चुनाव वर्षी भी है और इस सरकार का ये आखिरी बजट है, हम ये चाहते हैं कि इस बजट में
रोजगार के लिए कुछ हो, शिक्षा के लिए इस बजट में बजट हो, स्वास्थ्य के लिए हो, क्योंकि स्वास्थ्य की हालत जो है उत्तराखंड में बहुत खराब है, बहुत बुरी स्थिति में है। सारे अस्पताल जो है पीपी मोड पर जा रहे हैं और दिए भी गए हैं। कई अस्पताल, पौड़ी का अस्पताल भी पीपी मोड पर है। तो सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अभी एक योजना चल रही सरकार की कि घर घर नल, घर घर जल, लेकिन जल मुझे लगता नहीं कि पहुंच पाएगा, क्योंकि घर घर नल तो पहुंचा रहे, लेकिन जल संग्रहित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो गर्मियों में जो है यहाँ की जनता को पानी की समस्या होने वाली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बजट में पानी की भी विशेष जो है ध्यान रखा जाए, क्योंकि पिछले 1-2 वर्षों से बरसात यहाँ पे हुई नहीं है। पानी की बहुत ज्यादा कमी है, प्राकृतिक स्रोत जो है सूख चुके हैं। तो पानी की भी व्यवस्था इस बजट में हो। और खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 के चक्कर में जो है यहाँ पर शिक्षा बिल्कुल बुरी स्थिति में है, स्वास्थ्य बुरी स्थिति में है। स्वास्थ्य शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और रोजगार, जो कि युवा जो है कोविड-19 के चक्कर में जो बाहर अपना जो है रोजी रोटी का साधन करते थे, वो सब यहाँ पलायन करके आ चुके हैं। तो उन युवाओं के लिए रोजगार सरकार उपलब्ध कराए और इन 3-4 चीजों पर ज्यादा फोकस रखे, ना कि अन्य चीजों पर, कि कृषि पर, अलाना पर, है ना। ठीक है, मैं एक साथ यहाँ पे और भी है, यहाँ पे मैं थोड़ा इनको जानना चाह रहा हूँ कि इस बार का जो बजट है, कि जैसे कि अभी कल एक खबर ये आई है, वहाँ पे एक सेरा गांव है, वहाँ पे एक बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग ने, उनका देहांत हो गया ना रोड के न कारण, क्योंकि उन पर रोड होती है वहाँ पे, तो शायद वो वहाँ पे अपना इलाज करा पाते। इसके बारे में आपको क्या कहना, इस बार का जो बजट होगा, किस तरह का बजट चाहिए आपको? हमें तो इस बार जो बजट होगा तो खास तौर पर युवाओं के लिए, और जितने भी ये हमारे यहाँ पे बेरोजगारी है, ये इनके लिए ये बजट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बजट से कुछ नहीं निकलेगा, ये खाली एक फैलाव होगा और युवाओं के सामने ये एक लोग लुभावना बजट है और अंतिम दौर का बजट है। इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा युवाओं को। लेकिन कल वहाँ पे एक जो खबर ये आई है कि वहाँ पे 70 साल के बुजुर्ग ने रोड के न कारण से तो अपना मृत्यु घोषित, क्योंकि वो श्रमदान से रोड बना रहे थे। तो सरकार को उस गांव के लिए तमाम कई बातें, क्योंकि आपका जो मुखिया मंत्री जो कि आपके जिले का है, तो क्या ऐसी चीजें, क्योंकि बीआरपी क्षेत्र माना जाता है क्षेत्र, गैरसैंण तो एक बहुत ही ऐसी चीजें मानी जाती है कि उत्तराखंड की राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, और उसी गैर राजधानी में एक कल मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या स्थिति, सरकार क्यों ऐसे नाकामी? ये सरकार की नाकामी है। अगर इस तरह की बातें होती है तो ये सरकार की नाकामियां है। ये घटनाएं होनी नहीं चाहिए और सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से घटनाएं ना हो, घटना ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे साथ यहाँ पे कुछ युवा है, क्योंकि जिन्होंने परसों ही अभी कुछ दिन पहले देहरादून में मुख्यमंत्री का घेराव किया था, और जो डिग्रियां को जलाने का जो काम किया था, तो मैं उनसे भी इस बार का जो बजट होगा तो युवाओं को लिए किस तरह से बजट चाहिए आपको? युवाओं के लिए अच्छे ही बजट चाहिए कि जैसा भी हो, कार्यकर्ताओं के लिए और युवाओं के लिए सब अच्छा हो। तो जैसे कि बजट का इस बार क्या उम्मीद है, कैसा बजट होना चाहिए, क्या ज्यादा किस चीजों पर सरकार को गैरसैंण में विशेष ध्यान देना चाहिए? गैरसैंण में सड़क निर्माण भी बात की है भाई ने, तो उस सड़क पे एक बुजुर्ग की भी मौत हुई है, तो उस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि कार्रवाई करनी चाहिए बुजुर्गों पे। तो निकिता, मैं आपको जिस तरह से आपको बता दूं, वहाँ पे गैरसैंण की जो बात कर रहे हैं कि राजधानी के पास एक गांव है सेरा गांव, जहाँ पे कल देर रात, वहाँ पे सुबह के टाइम की बात है कि वहाँ पे गैरसैंण के क्षेत्र में, वहाँ पे जो विधानसभा सत्र चल रहा है, वहीं पे उसी क्षेत्र 7 किलोमीटर दूर में एक सेरा गाँव है कि जहाँ पे रोड के कारण से 6 महीने से वहाँ पे रोड की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे स्थिति यह हाल है कि वहाँ के कल एक बुजुर्ग की मृत्यु हुई है, और कहीं पे तमाम सभी लोगों की यही सी बात यही है, उम्मीद है कि शायद इस बजट में इस बार इस गाँव की भी रोड की दशा बदलेगी। तो कहीं न कहीं त्रिवेंद्र रावत को इस बार जरूर सोचना चाहिए, और कैबिनेट में और विधानसभा में वहाँ के लोग जो पहुंचा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो महिलाओं के साथ जो घटना घटी है, उसकी यहाँ पे घोर निंदा करने के लिए तमाम सब जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए भगवान सिंह, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हरिद्वार से बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहाँ पर श्री पंचायती दशनाम निकालेंगे भव्य पेशवाई। बड़ी जानकारी, हरिद्वार महाकुंभ से पहले भव्य पेशवाई निकाली जाएगी। हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजे बाजे के साथ पेशवाई का स्वागत किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज होंगे शामिल इस पेशवाई में। गाजे बाजे के साथ पेशवाई का स्वागत किया जाएगा। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी, हरिद्वार से कुंभ से पहले पेशवाई निकाली जाएगी। श्री पंचायती दशनाम निकालेंगे भव्य पेशवाई।
तो बता दें हरिद्वार महाकुंभ से पहले ये भव्य पेशवाई निकाली जाएगी। गाजे बाजे के साथ पेशवाई का स्वागत किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज इस पेशवाई में शामिल होंगे। गाजे बाजे के साथ पेशवाई का जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। श्री पंचायती दशनाम करेंगे पेशवाई की शुरुआत, पेशवाई में शामिल होंगे। हरिद्वार महाकुंभ से पहले पेशवाई गाजे बाजे के साथ पेशवाई का स्वागत किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से कुंभ से पहले भव्य पेशवाई, श्री पंचायती दशनाम निकालेंगे भव्य पेशवाई, गाजे बाजे के साथ पेशवाई का स्वागत किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, गाजे बाजे के साथ पेशवाई का स्वागत किया जाएगा। कुंभ के महाकुंभ के इसी बीच हल्द्वानी से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर लूट की वारदात सामने आई है। तो बड़ी जानकारी हल्द्वानी से, बरेली रोड में श्याम मार्बल्स कर्मचारी से लूट की गई। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हल्द्वानी से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर बरेली रोड में श्याम मार्बल्स कर्मचारी से लूट की गई। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, तमंचा दिखाकर कर्मचारियों को लूटा गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हुए बदमाश। मौके पर एसएसपी, एसपी सिटी सहित पुलिस टीम भी मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हल्द्वानी से, जहां पर बड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बरेली रोड में श्याम मार्बल्स कर्मचारी से लूट की गई है। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तमंचा दिखाकर कर्मचारी को लूट लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हल्द्वानी से। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताराचंद, ये बताएं कि क्या है पूरी वारदात? जी देखिए, कल रात का ये मामला है जब बरेली रोड स्थित ये श्याम मार्बल की दुकान है और वहां पर जब कर्मचारी अपनी दुकान को बंद करने जा रहा था, उसी समय 3 नकाबपोश एक मोटरसाइकिल में आते हैं और दुकान के अंदर घुसने के बाद उन्होंने जो दुकान के जो कर्मचारी थे उनको पिस्टल दिखाई और उसके बाद जो नकदी थी उसे छीन कर वो वहां से भाग गए और जाते जाते वो जो दुकान कर्मचारी था उसका मोबाइल भी लेके चले गए। तो वो किसी से बात भी नहीं कर पाए और काफी देर के बाद जब वहां पे आते जाते लोगों से जब उसने वारदात के बारे में बताया, तब उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 हफ्ते के अंदर इस तरह की दूसरी लूट की घटना हुई है। इससे पहले लालकुआ क्षेत्र में ये घटना हुई थी और वहां पर व्यापारी से 1.5 लाख रुपए और उसका पिस्टल छीन लिया गया था। हालांकि पुलिस ने उस मामले का खुलासा जरूर कर दिया है, लेकिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर किए गए हैं कि बिगड़ रहा है, 1 हफ्ते के अंदर दूसरी लूट की घटना हुई है, तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लॉ एंड ऑर्डर पर भी है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देवभूमि में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो जो ये घटना हुई है, काफी कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। बिल्कुल ताराचंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बजट 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर वित्त मंत्री गैरसैंण के विधानसभा भवन में पेश करेंगे। बजट को लेकर देहरादून की आम जनता का क्या है कहना और किस तरह का बजट चाहती है उत्तराखंड की जनता, आप भी सुनिए। मैं पहाड़ से आता हूं, मुझे उम्मीद है इस सरकार से कि ये लास्ट बजट है इस सरकार का, और मैं चाहता हूं कि ये पहाड़ के लिए कुछ करे। पहाड़ में जो खेती बंजर हो चुकी है, उस खेती को किस तरह से आबाद करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे के उन पहाड़ के लोगों को देने की आवश्यकता है कि जो वहाँ पे पहाड़ में खेती कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सरकार बागवानी में और कृषि में कुछ काम ऐसा करें कि जो पहाड़ों की आजीविका का बन सके। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार पहाड़ के लिए कुछ करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो यहाँ पे बजट रखने वाले हैं, इससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है कि दिसंबर महीने से 4 बार गैस के यहाँ पे दाम बढ़ चुके हैं और लगातार जो अगर पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं।
परिवार पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा एक बच्चा है यहाँ पे, जिसके अभी पालन पोषण में काफ़ी तकलीफें भी यहाँ पे आ रही है। लगातार जिस तरीके से महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी आई। बाकी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने उन्हें वोट भी दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ देश के प्रधानमंत्री हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो कुछ राहत यहाँ पे मिलनी चाहिए। सर, मैं एमए का छात्र हूँ और लगातार मैं यहाँ से देहरादून से सिलागुई के लिए अप डाउन करता हूँ। तो मेरी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से यही मांग है कि सबसे पहले तो आप ये जो डीजल में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही है और जो हम गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कल अपना जो बजट बतौर वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं, तो उनसे यही मांग रही कि महंगाई को कम करें। मैं पहाड़ से आता हूँ, मुझे उम्मीद है इस सरकार से कि ये लास्ट बजट है इस सरकार का, और मैं चाहता हूँ कि ये पहाड़ के लिए कुछ करे। पहाड़ में जो खेती बंजर हो चुकी है, उस खेती को किस तरह से आबाद। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे दिन हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया और साथ ही साधु संतों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से प्रेस वार्ता की। एसओपी से नाराज चल रहे व्यापारियों के लिए उन्होंने कहा कि हरिद्वार के व्यापारी एसओपी पर घबराए नहीं, सरकार उनके साथ है और इस समय हम कोरोना काल से जूझ रहे हैं, जिसके लिए अंतिम चरण चल रहा है। वहीं बैरागी संतों द्वारा दिए गए ज्ञापन के संबंध में कहा कि संतों की जितनी भी मांग है उन्हें जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार महाकुंभ के क्रम में बुधवार को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की भव्य पेशवाई निकाली गई। इस दौरान बड़े बड़े ढोल और गाजे बाजे के साथ पेशवाई का स्वागत किया गया। संत और महंतों पर फूलों की बारिश की गई। ऊंट, हाथी, चांदी के सिंहासन और रथ पेशवाई के मुख्य आकर्षण रहे। पेशवाई में देवभूमि की संस्कृति की झलक दी और कोविड से बचाव का संदेश दिया गया। एसएमजेएन पीजी कॉलेज में श्री निरंजनी अखाड़े की अस्थायी छावनी में संतों और रमता पंचों ने डेरा डाला। पेशवाई के लिए चांदी के सिंहासन, रथ सजावट की सामग्री मंगलवार को हरिद्वार पहुंच गई थी। पेशवाई का नेतृत्व आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ने किया है। आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई है और आचार्य जी मेरे साथ हैं। आचार्य जी, पहले तो ये समझाइए जो दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं कि इस पेशवाई का मतलब क्या होता है और कुंभ के मेले में इसका महत्व कैसे बढ़ जाता है। देखिए, कुंभ का जो आनंद है वो पेशवाई से है और पेशवाई के द्वारा हम अपनी परंपराओं का दर्शन आपके द्वारा पूरी दुनिया को कराते हैं। अखाड़ा क्या है, पेशवाई का अर्थ क्या है, वो हम आपके द्वारा बताते हैं, क्योंकि मैं बता नहीं सकता, उनको दिखा सकता हूँ, बता आप सकते हैं। मुझे लगता है कि पेशवाई का अर्थ होता है नगर भ्रमण, नगर दर्शन। नगर में 49 देवता होते हैं, 49, जिसको 49 अजरादि क्षेत्रपाल देवता कहते हैं, 49 अजरादि क्षेत्रपाल देवता कहते हैं। 49 क्षेत्रपाल देवता होते हैं। उन 49 क्षेत्रपालों की प्रसन्नता के लिए, उनको मनाने के लिए, क्योंकि नगर में हम तभी कोई कार्य कर सकते हैं जब तक वो कुशल नहीं रहेंगे, उनकी आज्ञा नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम उनको मनाने के लिए नगर प्रवेश करते हैं, नगर भ्रमण करते हैं, नगर दर्शन करते हैं। तो नगर का जो वरिष्ठ नागरिक है, हम उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और जिनको मैं निमंत्रण नहीं दे पाया, उनको हम रथ से हाथ जोड़ के निमंत्रण देते हैं कि आप मेरे अखाड़े में आइए, मेरे कुंभ में आइए और कुंभ का आनंद लीजिए, कुंभ का दर्शन करिए। पेशवाई, क्योंकि सबसे पहले भगवान कार्तिक होते हैं हमारे जो आराध्य देव हैं, फिर हमारे निशान होते, फिर हमारे अखाड़े के नागा होते, फिर हमारे सन्यासी होते हैं, फिर हमारा आचार्य महामंडलेश्वर का रथ होता। तो अखाड़े का नेतृत्व अखाड़े के सभी महंत, पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, पूज्य अखाड़े के सभी श्री महंत करते हैं। उसके पश्चात रथ के क्रम में सबसे पहला रथ मेरा होता, आचार्य महामंडलेश्वर का रथ होता, फिर हमारे पीछे आनंद अखाड़े के जो आचार्य हैं हमारे, उनका रथ होता, फिर हमारे जितने वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं, पूज्य परमानंद जी महाराज हैं, पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं,
पूज्य महामंडलेश्वर से भी हैं, इनका रथ होता है। उसके बाद हमारे महंत, श्री महंत और हमारे थानापतियों का, बड़े वरिष्ठ लोगों का रथ होता है। देखिए बड़ा उत्सव है, यह उत्सव नहीं महोत्सव है, महोत्सव है। हम इसको भारतीय संस्कृति का आगाज, इस नहीं विश्व में सबसे बड़ा धर्म का मेला, बिल्कुल, हम भारतीय संस्कृति का आगाज विश्व की सबसे बड़ी मेला के माध्यम से पूरी दुनिया को आपके द्वारा दिखाते हैं। धन्यवाद गुरु जी। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से देश भर से जो साधु हैं वो अयोध्या में इकट्ठा होना, हरिद्वार में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और इस बार अयोध्या को भी हरिद्वार के इस कुंभ से जोड़ रहे हैं साधु, क्योंकि वहाँ भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है। तो इस बार साधुओं में इस बात को लेकर ज्यादा जोश है हरिद्वार के इस कुंभ में। ये जिक्र कई बार साधु लगातार कर रहे हैं कि इस बार का ये कुंभ का मेला और भव्य बनाने की कोशिश है, लेकिन दिक्कत कोरोना को लेकर है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश भर से साधु यहाँ इकट्ठा, हरिद्वार में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।